तबाही और हादसों के इतने मंजर देखने के बावजूद हम एक ऐसे हादसे की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिसके सामने अब तक के सभी हादसे बौने पड़ जाएंगे, क्योंकि धरती पर रहने वाला कोई भी प्राणी इस नए हादसे के घातक असर से खुद को नहीं बचा पाएगा। तेजी से अपने कदम फैलाता यह नया हादसा बीमारियों से लड़ने की हमारी ताकत को ही खत्म कर सकता है। दिमाग, लिवर, किडनी, दिल और आंतों जैसे हमारे कई महत्वपूर्ण अंग इस नए हादसे की चपेट में आ सकते हैं। ऐसी कई नई बीमारियां पैदा हो सकती हैं जिनके बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं पता है। यह नया हादसा किसी डरावनी फिल्म की कहानी का कोई हिस्सा नहीं है। यह तो एक ऐसा सच है जो पिछले कोई 20 सालों से दुनिया के कई देशों में लोगों की सेहत और पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है। भारत के लोगों की सेहत और उनका खाना इस नए हादसे का अगला निशाना है। ट्रैफिक लाइट के लाल होते ही सड़क पर तेजी से दौड़ रहे वाहन जैसे ही रुकना शुरू करते हैं, 8 साल की सुनीता की आंखों में चमक आ जाती है। इससे पहले कि लाइट फिर से हरी हो, सुनीता कलाबाजियां खाकर लोगों का ध्यान अपने ओर खींचती है, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने पेट की भूख को मिटा सके। सुनीता और इस धरती पर रहने वाले हर एक प्राणी के बीच कम से कम एक समानता है, और वो ये कि भूख हम सबको लगती है और जिंदा रहने के लिए हम सभी को खाना खाना पड़ता है। लेकिन शायद ही कभी आपने ये सोचा हो कि जो खाना हमें जिंदा रखता है, अगर वो ही हमारी जान का दुश्मन बन जाए तो क्या होगा? Food can start killing people. कैसे मर जाएंगे बताइए? गीला होगा तो मर भी सकते हैं। Which food may kill me? हाँ ऑब्वियसली पहुंच सकता है if it is not cooked properly. Why should food kill me? वो तो खाने के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा खाना खा रहा है। हाँ, अगर उसमें कुछ मिलावट हो तो बिल्कुल नहीं मर सकते। खाना चाहिए तो आदमी जीता मरता है। और No, I didn't say that something's wrong with the food. आप मुझ पर बेवजह डर फैलाने का इल्जाम भले ही लगा लें, लेकिन सच तो यह है कि एक लंबे अरसे से जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम फूड के नाम पर कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां हमारी थाली में जहर परोसने का एक गहरा षड्यंत्र रच रही है। हमारे खाने को अपनी बेतहाशा आमदनी का जरिया बनाकर वो अपनी तिजोरियां भरना चाहती है। समय रहते अगर हमने कुछ ठोस कदम नहीं उठाए तो उनकी ये चाल हमारे खाने को हमारी जान का सबसे बड़ा दुश्मन बना सकती है। अनेकता में एकता की पहचान वाले हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो खाने को भगवान का स्वरूप समझते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि इन दिनों जीएम फूड के नाम पर दाल, चावल और सब्जियों जैसे हमारी रोजमर्रा के खाने की चीजों में जानवरों और कीड़े मकोड़ों के जीन डालकर उन्हें हमारी सेहत का दुश्मन बनाया जा रहा है। प्रकृति ने हमें एक ऐसा मौका दिया है कि जब भी हमने गेहूं की फसल को इम्प्रूव करना होता है तो हम गेहूं की प्लांट को गेहूं से क्रॉस करते हैं, धान की फसल को हम धान के ही फसल उसे वैरायटी से क्रॉस करेंगे, मक्की की फसल को मक्की से क्रॉस करेंगे। तो ये प्रकृति का एक नियम था। अब हमारे साइंटिस्टों ने उस नियम को तोड़ दिया है। अब आप एक स्पीसीज के अंदर नहीं, आप इंटर स्पीसीज यानी किसी भी स्पीसीज का जीन उठा के दूसरी स्पीसीज के जीन के अंदर, डीएनए के अंदर आप डाल सकते हैं, उसके दूसरी स्पीसीज के जीन के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। लोग समझते हैं हम शाकाहारी, जाके सब्जी खरीदते हैं, टोमेटो खरीदते हैं और टोमेटो में मच्छी का जीन्स उसमें चला गया, या बैंगन में बिच्छू का जीन्स उसमें लगा देते हैं। तो
ये आदमी के साथ एक तरह का धोखाधड़ी हो गया। इसको सख्त विरोध करना चाहिए। जीएम फूड हमारी सेहत के लिए कितना घातक हो सकता है, इसका सबसे पहली बार पता 1989 में चला, जब अमेरिका में एल ट्रिप्टोफैन नाम के हेल्थ टॉनिक ने कोई 100 लोगों की जानें ले ली और कोई 5 से 10 हजार लोगों को जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना दिया। जीएम टेक्नोलॉजी से बने इस टॉनिक को बनाने वाली जापानी कंपनी शोवा डेंको पर अमेरिका के एक अदालत ने $2 बिलियन यानी 10,000 करोड़ रुपए का जुर्माना तक ठोक डाला। Individuals started going to doctors with all sorts of very डॉक्टरों के पास मरीजों की संख्या बढ़ने लगी थी। सच तो यह है कि डॉक्टरों ने इतने सारे मरीजों को इतनी ज्यादा तकलीफ में पहले कभी नहीं देखा था। उनके बाल गिर रहे थे, याददाश्त कमजोर होने लगी थी और मांसपेशियां ढीली पड़ने लगी थी। कई मरीज ऐसे थे जिनके हाथ पैर तक जकड़ गए थे, उनकी खाल बहुत ही सख्त हो गई थी। कोई 5 से 10 हजार लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए, कुछ तो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए, जबकि कोई 100 लोगों की मौत हो गई। 5 to 10,000 people ultimately got this sickness. Some were permanently disabled. About 100 died. एल ट्रिप्टोफैन के इस हादसे ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की आंखें खोल दी और जीएम फूड पर कई सवालिया निशान लगा दिए। चूहों पर जीएम फूड के परीक्षणों के दौरान कई चूहे तो कुछ दिनों के भीतर मर गए, जबकि कई दूसरे चूहों के अंगों में जो बदलाव देखे गए वो वास्तव में दिल दहला देने वाले थे। चूहों पे जितने भी ट्रायल हुए आज तक, चाहे वो मोनसेंटो के अपने ही ट्रायल थे, उसमें भी पाया गया कि चूहों की हालत जो है बहुत ख़राब हुई है। उसके बाद उसमें उनका लिकोमिया भी हुआ है, उनको ब्लड का भी उनमें प्रॉब्लम आया है, किडनी छोटी हुई है, लिवर छोटा हुआ है और जो बॉडी ऑर्गन्स है उनको इम्पैक्ट हुआ है। और तो और उसमें देखा गया कि अब इनफर्टिलिटी भी, एक ऑस्ट्रियन स्टडी अभी आई है लेटेस्ट, उसने कहा है कि चूहों में इनफर्टिलिटी भी उसमें पैदा होती है। इसका मतलब साफ है कि जब हम उसका उपयोग करेंगे तो हमारे अंदर भी या ह्यूमन बींग्स के अंदर भी वो बीमारियां जो हैं वो लाजमी है, वो आएंगी। ब्रिटेन में जीएम सोए के बाजार में आते ही लोगों के बीच सोए एलर्जी में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई और देश में जीएम फूड पर पाबंदी लगा दी गई। जर्मनी में जीएम कॉर्न के गायों पर परीक्षण के दौरान 12 गायों की मौत हो गई। बीटी कॉर्न से निकले पॉलन के हवा में घुलने से फिलीपींस के एक गांव में सभी लोग खुजली से परेशान हो उठे और उनका सांस लेना भी मुश्किल हो गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग धरती पर अब तक की सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी है और इसका हमारे खाने में इस्तेमाल करना सिवाय पागलपन के और कुछ नहीं है। जब तक पूरा एक्सपेरिमेंट फॉर लॉन्ग सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम, एक दीर्घ काल तक, लंबे समय तक प्रूव नहीं होता कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इससे कोई किसी तरह का हार्म नहीं होगा, तब तक ऐसे वेंचर नहीं करना चाहिए, ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे एक तरह का परमानेंट शाश्वत डैमेज न हो जाए। हैरानी की बात तो यह है कि जीएम फूड्स के इतने ज्यादा घातक परिणामों के बावजूद अमेरिका का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA इन्हें बाजार में बेचने के लिए इन पर अपनी मोहर लगाता रहा। एक सज्जन ने अमेरिकन FDA के खिलाफ केस किया और उसमें जब ये केस के सामने कोर्ट में FDA को 44,000 पेजेस को लाना पड़ा। उस पेजेस में ये बड़ा स्पष्ट था उन डॉक्यूमेंट्स में कि अमेरिकन साइंटिस्ट ने वार्न किया था कि इस जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड से बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन उसको पॉलिटिक्स ने दबाया गया। और इसका मतलब साफ है कि FDA जो अमेरिका का है वो दूध का धुला नहीं है। जीएम फूड्स को बढ़ावा देने वाली मल्टीनेशनल कंपनियों का यह दावा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जीन रेवोल्यूशन ही दुनिया को भूखमरी से बचा सकता है। इन कंपनियों का कहना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए फसलों की पैदावार बढ़ाई जा सकती है, खेती पर आने वाली लागत को कम करके वातावरण में तेजी से फैल रहे प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है। उनका दावा बिल्कुल गलत है। अगर हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करें तो उसमें हमें बिल्कुल ही पेस्टिसाइड के इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम बायो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करें तो उससे ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली क्या चीज़ हो सकती है। 2001 से लेकर 2003 तक भारत में 65 मिलियन टन यानी 650 लाख टन का गेहूं और चावल का भंडार था।
और ये 650 लाख टन कितने होते हैं, ये समझने के लिए एक एनालिसिस हुआ कि एक बोरी अनाज के ऊपर एक बोरी अनाज रखें, उसके बाद ऊपर एक और बोरी रखें। अगर आप इस तरीके से आप 65 मिलियन टन यानी 650 लाख टन को स्टैक करते तो आप चंद्रमा पर जा सकते थे। इतना अनाज हमारे देश में था और उसके बावजूद भी 32 करोड़ लोग जो हैं वो भूखे सोए। इसका मतलब स्पष्ट है कि पैदावार बढ़ने से भूख नहीं मिटती है। और अगर यही कंपनियां जो आज कह रही है कि हम देश के लिए या भारत के लिए ऐसी क्रॉप्स लेके आ रहे हैं जिससे पैदावार होने से भूख मिटेगी, तो जब ये हमारे पास अनाज था और दूसरी तरफ भूखे थे तो ये कंपनियां कहाँ थी? I'm not against genetic engineering per se. मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के खिलाफ नहीं हूं, इसका दवाओं को बनाने में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हमारे खाने और फसलों में इसके इस्तेमाल में जो जल्दबाजी की जा रही है वो बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। हम अभी डीएनए की भाषा को नहीं समझते हैं। बेहतर होगा कि इंसानों की आंतों में जहर घोलने की बजाय जीएम टेक्नोलॉजी पर प्रयोगशालाओं में एक लंबे समय तक रिसर्च की जाए। अंधाधुन मुनाफा कमाने की होड़ में मॉन्सांटो, सिंजेंटा, बायर, ड्यूपॉन्ट जैसी बायोटेक कंपनियों ने जीएम फसलों के जरिए न सिर्फ लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है, बल्कि हमारे वातावरण में जहर भी घोलना शुरू कर दिया है। अमेरिका में जीएम कॉर्न के स्टार्लिंग ब्रांड के बाजार में आते ही लोगों में एलर्जी की शिकायतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई और एक बार फिर यह बात साबित हो गई कि जीएम फूड्स हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। I felt my chest. मेरा दम घुटने लगा था और एक बार तो लगा कि मैं मर ही जाऊंगी। ये लोगों का ग्रीड है, जो ग्रीड से ज़्यादा पैसा बनाओ, जल्दी बनाओ, इस तरह का ये एक लोभ के वजह ये लोग ऐसे काम में लगे हुए हैं। ना इसका नैतिकता देख रहे हैं, ना इसका जो बुरा असर जो पड़ रहा है समाज में, जानमाल का जो नुकसान हो रहा है, ये नहीं देखते हुए सिर्फ अपने को पैसे कमाने के लिए जो इस तरह से कर रहे हैं, ये घोर अपराध है। यूरोप के देशों ने शुरू में जीएम फसलों का बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन गायों में दूध को बढ़ाने के लिए जीएम टेक्नोलॉजी से बनाए गए बोवाइन ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन से प्रोस्टेट कैंसर के फैलने की खबरों ने उनके पांव तले जमीन ही खिसका दी। उनके यहाँ पर मैड काउ डिजीज़ आई। मैड काउ के डिजीज़ के बाद फुट एंड माउथ डिजीज़ का प्रकोप हुआ और उसमें हज़ारों की संख्या में जानवरों को स्लॉटर किया गया, उनको जलाया गया, उनको मारा गया, बुचर किया गया। उससे जो लोगों में दहशत एक पैदा हुई, तो लोगों को ये डर लगा कि अगर इससे जानवरों को नुकसान हो सकता है ये मैड काउ डिजीज़ वगैरह से, तो बोवाइन ग्रोथ हार्मोन खाने से, जिससे कि ये उसमें माना जा रहा था कि प्रोस्टेट कैंसर भी लोगों को हो सकता है, स्पेशली महिलाओं को, उसके खिलाफ एक रेजिस्टेंस बिल्ड हुआ। बोवाइन ग्रोथ हार्मोन के इस्तेमाल पर पाबंदी तो लगा दी गई, लेकिन पूरे यूरोप में लोग जीएम फूड्स के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और अपनी सरकारों को उन्होंने जीएम फूड्स पर पाबंदी लगाने के लिए मजबूर कर दिया। We demand more studies. That's why हम चाहते हैं कि जीएम फूड्स पर और रिसर्च हो, इसलिए हम फिलहाल इस पर पूरी तरह रोक लगाने के हक में हैं। जीएम फूड्स के विरोध ने आम लोगों और किसानों के बीच एक ऐसी एकजुटता पैदा कर दी जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। I myself would never eat GM food because जीएम फूड्स के बारे में हमारे पास अभी पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए मेरी तो आपको ये ही सलाह है कि आप अभी इनसे दूर ही रहें। I would advise you not to eat it because we don't know if it's safe. स्विट्जरलैंड में तो लोगों ने एक रेफरेंडम के जरिए सरकार को देश में जीएम फसलों के उत्पादन और जीएम फूड्स की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने पर मजबूर कर दिया। Majority of consumers did not see any advantage, so हमारे किसान भी ये जानते हैं कि उनकी फसलों में जीएम अगर नहीं होगा तो उसकी उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी और लोग भी उन्हें खरीदना चाहेंगे। if they are without GM. एक ऐसे समय जब दुनिया के कई देश जीएम फसलों और जीएम फूड्स के लिए अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं, वहीं भारत में दर्जनों की संख्या में फसलों और सब्जियों में तरह तरह के जीन डाले जा रहे हैं। इसकी सिर्फ एक ही वजह है और वो ये
कि देश के ज्यादातर लोग ये भी नहीं जानते कि जीएम फूड्स क्या हैं और उनकी सेहत पर इनका क्या असर पड़ सकता है। जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं, मैंने कभी नहीं सुना। ज़्यादा तो पता नहीं है उसके बारे में कुछ। I don't even know whether it is good or bad. We don't have any other option, then we got to use it. It's very bad. And we're still alive. We have some clues. वो फूड होते हैं जो लेबोरेटरी में प्रोड्यूस होते हैं, कुछ होता है। I really don't know exactly what. I'll prefer organic food rather than the genetic modified food. What food you are talking about? People don't know anything about GM foods at this stage. The government... लोगों को जीएम फूड के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है। सरकारों को भी नहीं मालूम कि जीएम फूड्स क्या है। इसके बावजूद भी हम जीएम टेक्नोलॉजी को लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की छूट दे रहे हैं। Food production and massive implications for consumption. जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम एक स्पीसीज से डीएनए लेकर के दूसरी स्पीसीज में डाल देते हैं। अब आप एक स्पीसीज के अंदर नहीं, आप इंटर स्पीसीज यानी किसी भी स्पीसीज का जीन उठा के दूसरी स्पीसीज के जीन के अंदर, डीएनए के अंदर आप डाल सकते हैं, उसके दूसरी स्पीसीज के जीन के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। अब सुअर का जीन चावल में डाल दिया, मछली का जीन निकाल के आपने टमाटर के अंदर डाल दिया, महिला का दूध का जीन जो है निकाल के आपने चावल के अंदर डाल दिया। जिस तरीके से आज किसी जीन को निकाल के कहीं आप डाल देते हैं और वो जो पदार्थ जब मार्केट में आएंगे तो ये लाजमी है कि हमारी जब बहुत सारी बड़ी जनसंख्या है उसमें एथिकल, रिलीजियस और मॉरल इश्यूज जो हैं वो सामने आएंगे और उनको ठेस पहुंचेगी। लोगों में जागरूकता की कमी और सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार का फायदा उठाकर बायोटेक कंपनियां हमारे देश में काफी गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुकी हैं। ये कंपनियां इस समय भारत में 50 से भी ज्यादा जीएम फसलों और सब्जियों पर परीक्षण कर रही हैं, जिनमें बैगन, भिंडी, आलू, बंद गोभी, फूल गोभी, अदरक, मक्का, टमाटर, सरसों और चावल शामिल हैं। ऋषि कृषि का ये जो देश है, इसमें अपना जो कृषि की जो पद्धति है, जैविक खेत है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसको बढ़ावा देना। यूं तो बीटी कॉटन अभी एक अकेली ऐसी जीएम फसल है जिसे भारत में कमर्शियल तौर पर लगाने की इजाजत दी गई है, लेकिन इसके अब तक के परिणाम बहुत ही भयंकर साबित हुए हैं। बीटी कॉटन के बारे में बढ़ा चढ़ाकर किए गए वादों के खोखला साबित होने से देश में हजारों किसान आत्महत्या कर चुके हैं, जबकि इसके संपर्क में आने वाले सैकड़ों लोग त्वचा के ऐसे रोगों से जूझ रहे हैं जिनकी पहले किसी को कोई जानकारी नहीं थी। मैं ये कहूँगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड है, इससे अभी पक्का नहीं कि कितने कितने तरह के बीमारियां आ जाएंगी इससे, इसलिए इस पर जो है ना कदम जरा धीरे से उठाना चाहिए। प्रयोग करना ठीक है, मगर मास स्केल में इसका प्रोडक्शन हो जाए, ये हम इसके विरोध में हैं। आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कई गांवों में बीटी कॉटन में मौजूद जहर की वजह से 2000 से भी ज्यादा भेड़ बकरियों के साथ कई बड़े जानवरों की मौत हो गई। इस मौत का कारण था कि उन्होंने बीटी कॉटन प्लांट्स को खाया, और जब उन्होंने इसको खाया तो उनका जो रूमन है, जो कि एक दूसरा स्टमक होता है इन जानवरों में, उसमें खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, और नहीं डाइजेस्ट होने की वजह से इंटेस्टिन्स में नहीं गया, और उनकी इंटेस्टिन्स जो पाई गई हैं सिकुड़ी हुई, उसका कारण यही है। हालात तो यहां तक बिगड़े कि आंध्र प्रदेश में सरकार ने जगह जगह बोर्ड लगाकर लोगों को चेतावनी दी कि बीटी कॉटन के खेत उनके जानवरों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि बीटी कॉटन का जहर सिर्फ किसानों और उनके जानवरों तक ही सीमित रहेगा, तो यह आपकी बहुत ही बड़ी भूल होगी, क्योंकि बीटी कॉटन में जो जीन और जो टॉक्सिन है वही बीटी बैगन में भी है, जिसको लेकर लोगों में बेहद गुस्सा है और अपना विरोध जताने के लिए वो सड़कों पर उतर आए हैं। इस देश में नहीं घुसने देंगे। ये कार्रवाई हमारी उस लड़ाई की घोषणा है। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज का किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है। If we die tomorrow, if we get cancer, it's not just cancer that we'll get, will be passed on to our children. This is a question of our lives and it's no joke. BT brinjal
could be a catastrophe. बीटी बैगन खाना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसमें एक ऐसा जीन है जो एंटीबायोटिक दवाओं को बेअसर करके नई बीमारियां पैदा कर सकता है। खाने को पचाने में मदद करने वाले बैक्टीरिया का सफाया करके ये हमारी आंतों को पेस्टिसाइड बनाने की फैक्ट्री में बदल सकता है। कि डेटा दिया गया है मोंसांटो का, जिसकी वजह से बीटी बैगन के ऊपर काम हो रहा है और कह रहे हैं कि हम इसको रिलीज करना चाहते हैं, उसका एनालिसिस किया गया है दुनिया के बहुत से साइंटिस्ट ने, और ये दिखाया गया है कि उस डेटा में बहुत सी कमियां हैं। अगर आप बीटी बैंगन को एक शीशे के जार में रखें और उसके अंदर कुछ शूट बोरर कीड़े डालें तो आप देखेंगे कि वो कीड़े जो है वो मर जाते हैं। वही बीटी बैंगन जब हम खाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर क्या होगा, इसके हमें सोचने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और आज तक हम ये मान के चलते थे कि जब हम बाज़ार से बैंगन लेके आते हैं तो हम जब उसको धोएंगे तो जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हमने लगाए हैं उसका जो उपयोग है या उसका जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा। लेकिन अब आप लेके भी आएंगे, आप धोएंगे भी, लेकिन अब ये मत भूलिए कि वो टॉक्सिन जो है, जो जहर है, वो बैंगन के अंदर है और वो धोने से नहीं जाएगा। This comes from California. This is from the USA. लीची from Thailand. हमारी सरकार भले ही ये दावा करे कि उसने अभी तक देश में किसी भी तरह के जीएम फूड को बेचने की इजाजत नहीं दी है, लेकिन उसके इस दावे पर हम यकीन करें तो कैसे करें, खास तौर पर ये जानते हुए कि ज्यादातर अमेरिकी ब्रांड्स जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं और इसके बावजूद उन्हें हमारे बाजारों में बिना किसी रोक टोक के बेचा जा रहा है। इस बात में कोई शक नहीं कि भारत के लोग काफी समय से जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड यानी जीएम फूड खा रहे हैं। ये पेप्सिको इंटरनेशनल के डोरिटोस कॉर्न चिप्स है, जिनको हमारे देश में बेचने की इजाजत नहीं मिलने चाहिए क्योंकि इनमें जीएम कॉर्न है। मई 2008 में जर्मनी की लैब में जब डोरिटोस चिप्स की जांच की गई तो ये बात साफ हो गई कि इनमें जीएम कॉर्न की वो वैरायटी है जिससे हमारे लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचता है, और इसीलिए यूरोप के कई देशों ने इस जीएम कॉर्न पर बैन लगाया है। सबसे ज्यादा दुख की बात तो यह है कि हमने अपने स्वास्थ्य मंत्री और जीईसी को तुरंत इसकी जानकारी दी थी। 8 महीने बीत चुके हैं और डोरिटोस अभी भी खुले तौर पर अपने बाजारों में बिक रहे हैं। डोरिटोस भारत में बिकने वाला अकेला ऐसा ब्रांड नहीं है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है। मैं अभी दिल्ली के खान मार्केट में हूँ। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि भारतीय बाजार किस हद तक जीएम फूड से भरे पड़े हैं। So this is from the United States. It contains ingredients that are from soy or corn, and therefore you can assume that unless it says organic, it's genetically engineered. Canola is genetically engineered, both in the United States and Canada. It's got corn syrup, cottonseed oil, soybean oil. It also has cornstarch. All that's from genetically भारत में इन engineered चीजों को foods. इंपोर्ट करने और उन्हें बेचने की अनुमति नहीं है, फिर भी यहाँ उन्हें बिना किसी रोक टोक के बेचा जा रहा है। सरकार ने देश में जीएम फसलों और जीएम फूड्स को मंजूरी देने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी यानी जीईएसी का गठन तो किया है, लेकिन वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में एक कठपुतली बनकर रह गई। इसी का नतीजा है कि आज हमारे बाजारों में जीएम फूड्स खुलेआम बिक रहे हैं। जीईएसी सिर्फ एक इंडस्ट्री के लिए एक रबर स्टैंप है, और जो भी एक्सपेरिमेंट्स देश में हो रहे हैं वो इस तरीके से हो रहे हैं ताकि कंपनियों को उसमें कहाँ फ़ायदा हो सकता है, ये नहीं देखा जा रहा कि आम आदमी को, आम किसान को, आम उपभोक्ता को इसमें कहाँ जो हमें है उसमें कॉशन लेना चाहिए या प्रिकॉशन लेना चाहिए। हम ये बात दावे से नहीं कह सकते कि भारत में अमेरिकन फूड चेन्स में बिकने वाली खाने पीने की चीज़ें जेनेटिकली मॉडिफाइड है या नहीं, लेकिन जब हमने उनसे इसकी असलियत जाननी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से साफ इनकार कर दिया। जीएम फूड्स को बढ़ावा देने वाली बायोटेक कंपनियों का सबसे बड़ा तर्क यह है कि अमेरिका में पिछले कोई 20 सालों से लोग जीएम फूड्स खाते आ रहे हैं, लोग वहां जी रहे हैं, मर तो नहीं रहे हैं, तो फिर दूसरे देशों में जीएम फूड्स को लेकर इतनी हाय तौबा क्यों मची हुई है? ये एक बहुत ही बेवकूफी भरी दलील है कि चूंकि अमेरिका में लोग जीएम फूड खा रहे हैं इसलिए इनसे पूरी दुनिया को कोई खतरा नहीं है। अमेरिका को तो ये जानने में 500 साल लग गए कि सिगरेट पीना सेहत के लिए खतरनाक है। इसलिए खाने पीने के मामले में अमेरिका को अपना रोल मॉडल मानना काफी महंगा साबित हो सकता है। GM foods were introduced in 1996.
between 94 अमेरिका में 1996 में जीएम फूड्स की शुरुआत हुई। 1994 और 2000 के बीच खाने से जुड़ी बीमारियों में 2 गुने का इजाफा हुआ। जीएम सोए के आने के बाद के 5 सालों में एलर्जी की शिकायतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। अमेरिका में एक सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी जीएम फूड खाया है। 60% का जवाब था नहीं, जबकि 15% ने कहा पता नहीं। इसलिए कहना होगा कि अमेरिका में 75% लोग तो ये भी नहीं जानते कि वो जीएम फूड्स खाते हैं। खाद्य संकट के बहाने जीनांतरित बीजों को बढ़ावा। स्विट्जरलैंड ने जीएम फसलों पर सन 2013 तक रोक लगाई। फ्रेंच पार्लियामेंट का जीएम फसलों को मंजूरी देने से इनकार। इटली, ग्रीस, ऑस्ट्रिया और पोलैंड ने जीएम फसलों पर रोक लगाई। वैज्ञानिकों ने जीएम फूड्स के खिलाफ चेतावनी दी। बच्चों के लिए घातक साबित हो सकते हैं जीएम फूड्स। प्रिंस चार्ल्स की चेतावनी, तबाही मचा सकती है जीएम फसलें। भारत बीटी बैगन की प्रयोगशाला नहीं है। आज तक इतिहास में जितने भी हादसे होते आए हैं, चाहे वो सुनामी का हो, चाहे वो 26/11 का हो, या 9/11 का हो, या हिरोशिमा का हादसा हो, डिज़ास्टर हो, या अर्थक्वेक, या जो भी फ्लड्स की बात हम करते हैं, वो सारे के सारे इसके मुकाबले में कहीं स्टैंड नहीं कर पाएंगे जो हादसा हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से दुनिया का कर सकते हैं। आज हम सभी के सामने एक बड़ा सवाल यही है कि जीएम फूड से अपनी और अपने परिवार की सेहत को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। साम दान भेद दंड 4 उपाय बोले गए हमारे। किसानों को इसके प्रति जागरूक करें। एक तो किसान नहीं बोएगा तो किसी को मिलेगा ही नहीं। फिर कंज्यूमर को भी इसके प्रति अवेयर करें। और ब्यूरोक्रेट्स, जो शासक लोग हैं और भी जो अधिकारी वर्ग है जो बैठते हैं वहाँ, उनको इसके प्रति सजग करें। फिर भी ऐसे विनाशकारी काम में लगे तो उनको सख्ती से निपटें। अगर हमें इसको प्रॉब्लम को हैंडल करना है, सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये कि हमारे सारे लोग, फार्मर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो सब प्रोटेस्ट करें और गवर्नमेंट के ऊपर भार डालें कि हम आपको इलेक्ट ही नहीं करेंगे अगर आप इस जीएम क्रॉप्स को बंद ना कर दें। इस बार कम से कम 10 साल के लिए, और इस दरमियान में आप लेबॉर्ट्री को बनाइए जिससे कि हम इसको अच्छी तरह से टेस्ट कर सकें। यही एक समय है आपके पास आपकी आवाज़ को बुलंद करने का। अगर आप अपनी आवाज़ को जोर से नहीं उठाओगे तो ये मान के चलिए कि आने वाले कुछ दिनों में बीटी ब्रिंजल आपके टेबल के ऊपर तो आ ही गया है, आपकी थाली में परोसा गया है। और अगर आप उसके खिलाफ अब एकजुट होकर नहीं खड़े होंगे तो किसी को दोष मत दीजिए। शाम होते ही जैसे जैसे सड़क पर वाहनों की संख्या कम होती जाती है, सुनीता अपने घर जाने के लिए बेचैन होने लगती है, क्योंकि दिन भर की मेहनत के बाद ही उसे रात का खाना नसीब होता है। सुनीता को भले ही ये न मालूम हो कि जो खाना वो खाएगी वो उसकी सेहत के लिए ठीक है या नहीं, लेकिन अपने आप को पढ़ा लिखा समझने वाले हम लोग कैसे अपने खाने को उन कंपनियों के जिम्मे छोड़ सकते हैं जो हमारी थाली में जहर परोसकर अपनी तिजोरियां भरना चाहती हैं। हमारे जिस्म मल्टीनेशनल कंपनियों के गुलाम नहीं हैं, इसलिए इन कंपनियों की हिमायत करने वाली अपनी सरकार पर हमें दबाव डालना होगा कि वो देश में तब तक किसी भी तरह के जीएम फूड को बाजार में नहीं आने देंगी जब तक कि ये साबित नहीं हो जाता कि इनसे हमें और हमारे पर्यावरण को कोई खतरा नहीं है। सवाल सिर्फ हमारी सेहत का ही नहीं बल्कि हमारे पूरे अस्तित्व का है, जो जीएम फूड्स की वजह से खतरे में नजर आने लगा है।